हाजिर हैं, जो कि आज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके ट्रेंड्स के बारे में होगा। यानी इस ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स क्या हैं ग्रुप के अंदर, वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के जो है हमारे पास ट्रेंड्स क्या होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मेरा बेटा वो है, आप सबको पता है, पहले बताया हुआ है NS2। इसका मतलब है इनके वैलेंस सब शेल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस सब शेल कौन सा S है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है, तो डेफिनेटली जो इनका कैटाइन बनेगा वो 2+ बनेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्पेशली केमिकल की बात कर रहा हूँ। यानी जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपने देखा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर है। क्या है बेटा, ग्रुप सेम है, तो डेफिनेटली सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जो कि क्या होगी, NS2 हो। इसका मतलब है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे करेंगी। तो इस वजह से हम कहेंगे इनकी क्या होती है, ये पूरा ग्रुप सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सर ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बेस कर रही होती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है तमाम एलिमेंट्स की, सबके अंदर NS2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। जब सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द ग्रुप। ठीक हो गया, यानी थ्रू आउट द ग्रुप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स, और वो ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बेस बनाने की, यानी ये सारे बेस बनाएंगे, अल्कली बनाएंगे। इसी तरह बेटा जब हम इनकी बात करते हैं किसी एसिड के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट बनाएंगे, सारे ही सॉल्ट बनाएंगे। जैसे HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है जी, मैग्नीशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सारे क्लोराइड्स बनाएंगे, तो सेम केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद याद रखिएगा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज, वो वेरी करेंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे उनके एटॉमिक साइज हो गया, जैसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उन पे भी डिपेंड कर रही होती है, मेल्टिंग, या उनके दरमियान पैकिंग है एटम्स की, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती जाएंगी, वेरी करती जाएंगी, ग्रुप में सेम नहीं रहेंगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या है बेटा, सेम है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो वो वेरी करती रहेंगी, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, वजह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेम होना। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सर जी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया, तो हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। एलिमेंट कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मैग्नीशियम का 12। याद रखिएगा इसके एटॉमिक नंबर्स को याद करने का बेहतरीन तरीका, पहले से दूसरे में 8 का डिफरेंस आएगा। बेरिलियम से मैग्नीशियम में क्या आएगा, 8 का डिफरेंस, याद रख लीजिएगा 8 का डिफरेंस।
मैग्नीशियम से कैल्शियम में कितने का डिफरेंस आएगा, अगेन 8 का डिफरेंस आएगा, ठीक हो गया। और कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम में जाते हुए ये डिफरेंस हो जाएगा 18, और स्ट्रॉन्शियम से बैरियम की तरफ जाते हुए ये डिफरेंस फिर 18 का रहेगा, लेकिन बैरियम से रेडियम की तरफ जाते हुए ये डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 32 का हो जाएगा। अब फिगर क्या बना, याद करने का तरीका क्या बना, यानी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करने का तरीका, पहले का अगर 4 है तो अगले में 8 ऐड कर दें, 12 दूसरे का हो जाएगा, अगले में फिर 8 जमा कर देंगे, तीसरे का 20 हो जाएगा, अगले में 18 का जमा कर दें 32 हो जाएगा, उससे अगले का उसमें जमा कर दें 18 जमा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास ये हमारे पास क्या था 20, 38 और ये 32 का फर्क आ गया। तो ये हमारे पास 4 से 12 8 का इजाफा हुआ, 8 12 से 20 8 का इजाफा हुआ, 20 से 38 38 18 का इजाफा हुआ, 38 से 56 18 का इजाफा हुआ, और फिर 56 से 88 32 का इजाफा हुआ। तो क्या फिगर बना, 8 8 18 18 32, यानी हर नेक्स्ट एलिमेंट में पहले दो में 8 8 का इजाफा, अगले दो में 18 18 का इजाफा, और लास्ट वाले में 32 का इजाफा करेंगे तो एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। अब आ जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो बेरिलियम का बनेगा हीलियम के साथ, अगर आप हीलियम निकाल दो इसमें से 2 के साथ, तो बेटा इसका बनेगा 2s2, ठीक हो गया, यानी हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 किस में आ जाएंगे, सेकंड शेल में 2s2 में आ जाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं 12, तो ये बनेगा बेटा नियॉन, नियॉन के लिए 10 और फिर बन जाएगा 3s2। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का क्या हो जाएगा बेटा, नियॉन के बाद आता है आर्गन, आर्गन के हो जाएंगे 18, बाकी बचे 2, वो 4s में चले जाएंगे 4s2। ये कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। जब हम स्ट्रॉन्शियम की करते हैं, आर्गन के बाद 36 के लिए आ जाएगा क्रिप्टॉन, तो 36 इसमें चलेगा, टोटल है 38, बाकी बचे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5s2। उसके बाद बेटा जब हम जाएंगे बैरियम की तरफ, तो क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनॉन, तो 54 जीनॉन, और उसके बाद आ जाएगा 6s2, ठीक हो गया जी। फिर आखिर में आ जाएगा रेडियम, रेडियम के लिए क्या होगा बेटा, जीनॉन के बाद आ जाता है रेडॉन 86 और 7s2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके दूसरे सब शेल में आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी, इसके चौथे शेल में, और इसके 5वें शेल में, इसके छठे शेल में, और इसके 7वें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी हमने क्या लिखा, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हीलियम की कन्फिग्रेशन देते हैं, इसके 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन की कन्फिग्रेशन देते हैं, इसके जो 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गन की, और इसके 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन की, इसके 54 इलेक्ट्रॉन जीनॉन की, और इसके 86 रेडॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हैं। तो आपने देखा हीलियम से, यहाँ से बेरिलियम से लेकर रेडियम तक आखिरी शेल बन रहा है 7। तो क्या पता चल रहा है कि नीचे जाते हुए शेल्स की तादाद बढ़ रही है। डेफिनेटली जब हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, मेटालिक रेडियस की बात करेंगे, तो हम देखेंगे इनका जो साइज है, शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इनका एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी हमने इसी को डिस्कस करना था। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बता रही है इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये कैटाइन बनाएंगे और +2 की फॉर्म में बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले यूज कर देंगे। उसके बाद ये किसकी शक्ल हासिल कर लेंगे, जो रेडियम है वो रेडॉन की, जो बैरियम है वो जीनॉन की, जो स्ट्रॉन्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्रिप्टॉन की, और कैल्शियम आर्गन की, मैग्नीशियम नियॉन की शक्ल हासिल कर लेगा, और बेरिलियम हीलियम की शक्ल हासिल करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेंगे, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा मेटालिक रेडियस। तो अभी आपने ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास 2s से शुरू हो रहा है और 7s तक जा रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए, 7 हो गए। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनका एटॉमिक रेडियस या मेटालिक रेडियस, क्योंकि मेटल है तो इनका मेटालिक रेडियस देते हैं, इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। तो मेटालिक रेडियस इनका क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है
बेरिलियम का 112 पिकोमीटर, यूनिट इसका क्या है जी, पिकोमीटर। और उसके बाद मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर है, उसके बाद कैल्शियम का 197 पिकोमीटर है, और उसके बाद स्ट्रोंशियम का 215 और बेरियम का 222 पिकोमीटर रेडियस है। तो क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 112 पिकोमीटर से शुरू हो रहा है 222 पिकोमीटर पे। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसकी वजह भी आपके सामने साफ जाहिर है। यहाँ पे कितने शेल हैं, 2, और आखिरी वाले में कितने हैं, 7। इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह, रीजन क्या है, रीजन है बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो एक और चीज भी साथ में हो रही होती है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। वो भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज। और एक और काम हो रहा होता है, जब शेल बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस का फासला आखिरी शेल से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, बहुत फासला बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, देखिए कुछ लोग आपको बताएंगे न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। क्यों बेटा, अट्रैक्शन डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फासले के ऊपर, उसके साइज के ऊपर। तो साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जब आखिरी शेल से फासला बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, फासले की वजह से कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे अट्रैक्शन कम होगी हालांकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो। तो इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो अब देखिएगा गौर से, जब नंबर ऑफ शेल बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़े और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाए, डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो फिर हम कहेंगे जो मेटालिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। वजह नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ जाना, और साथ में न्यूक्लियर अट्रैक्शन का कम हो जाना ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस क्रिएटेड बाय नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं तो ग्रेटर डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। फिर आ जाते हैं बेटा आयनिक रेडियस। अब देखिएगा बेटा, जब आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो आयनिक रेडियस कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी M2+ की फॉर्म में आएगा। M फॉर मेटल, सारे मेटल्स हैं, तो मेटल के ऊपर +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब है वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैटाइन। तो आपको पता है कैटाइन का साइज लेस होता है मेटल एटम से। ये देखिए मैंने लिख दिया, मेटल का जो एटम है उसका साइज बड़ा है किससे, मेटल के कैटाइन से। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए जब, तो शेल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब शेल कम हो जाते हैं तो रिमेनिंग पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इस वजह से आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कैटायनिक रेडियस कम होगा मेटालिक रेडियस से या एटॉमिक रेडियस से। ये तो जनरल बात है। अब हम देखते हैं ट्रेंड किसमें, आयनिक रेडियस का ग्रुप में। बेटा याद रखिएगा, आयनिक रेडियस का ग्रुप में ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। सर अभी तो आप कह रहे थे डिक्रीज होता है। बेटा मैंने उस वक्त बात की थी कैटाइन और मेटल एटम की। तो मेटल एटम उसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए, 2 इलेक्ट्रॉन आपकी शेल में पड़े हुए, तो शेल की तादाद पूरी है। लेकिन जब उसने लॉस कर दिया तो उसका शेल क्या हो गया, कम हो गया। और जब शेल कम हो गया तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि रिमेनिंग पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गई और शेल भी खत्म हो गया। तो जब शेल माइनस हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से मेटल का जो कैटाइन है उसका आयनिक रेडियस कम होता है उसके मेटल रेडियस से। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं, सर इसका ट्रेंड पीरियड में या ग्रुप में क्या है। तो ग्रुप में मैंने क्या कहा कि हमारे पास आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, देखिएगा बेटा, हमारे पास अगर आप इस तरफ आए तो वैलेंस शेल क्या है, 2s2, ये तो हो गया रिमूव। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी है 1s2। तो बेरिलियम जब मेटल की फॉर्म में था उस वक्त था 2s2, 2 शेल थे, और जब आयन की फॉर्म आया उसके बन गए 1s2, 1 शेल रहेगा, तो साइज कम हुआ।
ओके हो गया। लेकिन मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम में हमारे पास था वैलेंस शेल 3s2, कितना था 3s2 था, और अब आपने इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 लॉस कर दी, तो बाकी क्या बचा नियॉन। तो नियॉन में क्या होंगे बेटा, हम कहेंगे नियॉन में होगा 2s2 और 2p6, तो वैलेंस शेल कौन सा बन गया, दूसरा। ठीक है, कैल्शियम में आ जाएंगे। हाँ जी, कैल्शियम में देखिए हमारे पास बेटा 4s2 है, इन 4 शेल है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा तो अब इसके 3 शेल बचेंगे, तो 3 शेल बचेंगे तो ये बन जाएगा 3s2 3p6। ठीक हो गया, आई बात समझ में। तो शेल आखिरी कौन सा बच रहा है, तीसरा। वहां पे क्या था, चौथा, यहाँ पे दूसरा बच रहा है। मेटल एटम में क्या था, तीसरा, और यहाँ पे बेरिलियम के कैटाइन में 1s2 है, जबकि इसके एटम में क्या था, 2s2 था। तो साइज क्या हो रहा है, कैटाइन तो कम हो रहा है, लेकिन इधर देखिए ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। स्ट्रॉन्शियम पे आ जाएंगे, इसका आ जाएगा बैलेंस शेल 4s2 4p6, और बेरियम का क्या आ जाएगा 5s2 5p6। याद रखिएगा ये कैटाइन का साइज है, कैटाइन के नंबर ऑफ शेल्स हैं, यानी आयन के जो है वो नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो आयन के नंबर ऑफ शेल्स मेटल से क्या है, कम है, इसीलिए कैटाइनिक रेडियस कम होगा मेटल से। लेकिन ग्रुप में क्या हो रहा है, इसका पहला शेल, इसका दूसरा शेल, इसका तीसरा शेल, इसका चौथा शेल और इसका पांचवा शेल, तो शेल तो बढ़ रहे हैं ना, अगर कैटाइन बन गया है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से आयनिक रेडियस ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिमेंबर इट, आयनिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज होगा अगरचे आखिरी शेल रिमूव हो गया है, फिर भी 1s2 2s2 3s 4s और 4 5s, तो शेल में क्या हो रहा है, शेल बढ़ रहा है, यानी पीछे जो शेल बच रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो शेल इंक्रीज होते हैं तो उसका रेडियस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। फिर आ जाते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। अब याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिएगा इसका जो वैल्यूज है किलो जॉल पर मोल मिलेंगे, आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किलो जॉल पर मोल मिल जाती है। ठीक हो गया बेटा, तो किलो जॉल पर मोल 900 738 590 550 एंड 530। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड ये चल रहा है डिक्रीज होती है अलोंग ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप। अब वजह, अब इसके रीजन, तो बेटा रीजन क्या बनेगी, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है, नंबर 1 एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। उसके बाद दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तीसरी बात न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ा मतलब न्यूक्लियस से फासला बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि बीच में नंबर ऑफ शेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो उन्होंने शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जब भी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन है उसके दरमियान रुकावट आ जाती है, किसकी, नंबर ऑफ शेल्स की, नंबर ऑफ शेल्स की, और उनके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं रहता बल्कि आसान हो जाता है। इसी वजह से जब जब हम ग्रुप में आएंगे नीचे की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती जाएंगी, वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। रीजन मैंने लिख दिया है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम।
उसके बाद आ जाए बेटा सेकंड आयोनाइजेशन। तो आपको पहले पता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन, ये आपको पहले ही पता, हमने पढ़ा है, इवन 10th क्लास में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। वजह, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। तो इसका मतलब है रिमेनिंग के ऊपर जो प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर बीइंग रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो रहे होते हैं। तो प्रोटॉन तो वही रहते हैं ना, तो प्रोटॉन बाकी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब साइज कम वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, किससे, सॉरी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फिर देखिएगा साइज में तो फिर भी कमी बढ़ रहा है ना, साइज तो फिर भी बढ़ रहा है। तो उसके बाद ये आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वैसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रहेगा, दोनों डिक्रीज होंगे। लेकिन if we compare the first and second ionization energy, then you can see the second ionization energy values for second electron removal of electron are greater than the first ionization energy values for the removal of first electron. ठीक हो गया, वजह due to the increase of nuclear charge on the remaining electron। ठीक हो जाए। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कहते हैं, ability of an atom to attract the shared pair of electrons, यानी किसी एटम की वो सलाहियत जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को अगर देखें तो बेटा बेरिलियम की सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है और उसके बाद साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इफ यू सी द वैल्यूज फॉर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, दीज आर सिमिलर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब सवाल आएगा सर यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों? तो बेटा देखिएगा, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ गए, ठीक है जी। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतने इंक्रीज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे होते हैं, वो नहीं बढ़ रहे। जैसे हम कैल्शियम की बात करें, हम स्ट्रोंशियम की बात करें, तो कैल्शियम में डी ऑर्बिटल है बेटा, अगर जो शेल में आ जाएगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो चीजें हो रही होती हैं, एक बढ़ रहा होता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसी के पैरेलल हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं, कैंसिलेशन कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं है तो सही, लेकिन उसके मुकाबले में अट्रैक्शन उसको क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, तो मतलब बराबर बराबर चल रहा है। इस वजह से अट्रैक्शन ना बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के ना बढ़ने की वजह से, दोनों के बराबर रहने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं आता, डिक्रीज नहीं होता, बल्कि क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम क्यों। उसके बाद हो जाते हैं बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा,
ये हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे एलोंग ग्रुप डिक्रीज होगा। नजर आ रहा है 1287, 650, 842, 77, 777 और 727 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब है ये ज्यादा होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए था, उल्टा हो गया। ये ज्यादा है और ये कम हो गया, क्योंकि डिग्रीज का मतलब तो नीचे वाला कम होना चाहिए ना, तो ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए था। इसको ये होना चाहिए था, इसको ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह अब याद रखिएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 2 पैकिंग, नंबर 2 पैकिंग। अब यहाँ पे सारा मसला ही पैकिंग का है बेटा। कैसे? जो हमारे पास कैल्शियम है, दूसरी हमारे पास है मैग्नीशियम, यानी सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम है। जो मैग्नीशियम है बेटा और जो कैल्शियम है, इन दोनों में मसला क्या है? मैग्नीशियम की मैं अगर लिखूं पैकिंग इन मैग्नीशियम, पैकिंग इन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जो पैकिंग है बेटा वो है हेक्सागोनल लूज पैकिंग, हेक्सागोनल लूज पैकिंग। क्या मतलब है सर इसका? मैग्नीशियम के एटम हेक्सागोनली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, तो इनकी पैकिंग क्या हो जाती है बेटा? लूज हो जाती है। या फिर उसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वाज़ेह हो जाए। तो बेटा देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट इसका ले लें, फिर हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं आगे कि लूज पैकिंग से क्या मुराद है, फिर उसका अगला जो है कैल्शियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और उसकी क्या वजह है, वो भी हम हो गया। ओके ठीक है। अच्छा, ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर। अच्छा जी, देखिएगा बेटा, अब इसमें जो हेक्सागोनल पैकिंग है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास ये एटम पड़े हुए हैं 6 क्लोजली अटैच है। ठीक हो गया बेटा, इस तरह से और इस तरह से पड़े हुए हैं। फिर हम इसको यूं देख लेते हैं बेटा। आप देखें बेटा, इसकी जो पैकिंग है क्लोज, वो कैसे बन गई। देखिएगा, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, तो क्या है, ये एटम्स की तरतीब क्या बन रही है? हेक्सागोनल। एक दूसरा, इस एटम को देखिएगा, इस एटम को देखिएगा, इस एटम को, तो ये और ये। अब ये देखें हमारे पास कौन सी पैकिंग है? मैग्नीशियम के अंदर हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल लूज पैकिंग, लूज पैकिंग। ठीक हो गया, इसका मतलब है HCP है, हेक्सागोनल। ठीक है जी, पैकिंग। अब देखिए बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप आ गया, यानी यहाँ अट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, फर्क आएगा, पैकिंग क्लोज नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये किसकी है बेटा? मैग्नीशियम की। अगर मैं देखूं किसके एटम्स को? कैल्शियम के, तो बेटा ये देखिएगा, ये आप देखें इसकी पैकिंग क्या बन रही है, सारी पैकिंग क्यूब। क्या बन रही है बेटा? क्यूब की शक्ल में। ये देखिएगा, ये क्यूब्स बन रही है। ये क्या बन रही है बेटा? क्यूब्स। ये देखें, अगर इसके साथ मिलाएं क्यूब, इसके साथ मिलाएं तो क्यूबिक पैकिंग। तो ये है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। तो जहां पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वहां पे ज्यादा टाइट पैकिंग होने की वजह से
ये किसमें है बेटा? कैल्शियम। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा 842, ठीक है जी। जबकि इसकी लूज पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा अब हमें पता भी चल गया कि पहली बात, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज होते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड क्या हो रहा होता है? डाउन द ग्रुप वीक हो रहा होता है साइज बढ़ने की वजह से। दूसरी वजह के बीच में ये डिफरेंस क्यों आया कि कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया कैसे? मैग्नीशियम से। हालांकि मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी रीज़न भी समझ में आ गई कि मैग्नीशियम में हेक्सागोनल लूज पैकिंग है, जबकि हमारे पास कैल्शियम में क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। आगे सब के अंदर ये भी पैकिंग है, इसलिए उन सब का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा। वो नज़र आ भी रहा है 777 और 727, उन सब का ज़्यादा है किसे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम वाहिद है जिसमें कौन सी पैकिंग है? हेक्सागोनल लूज पैकिंग। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, क्योंकि अभी भी इसमें से टॉपिक में से कुछ बातें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में शामिल हो जाएंगी। तो बेटा एक आखिरी बात मैं हर दफ़ा कहता होता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके जहाँ जहाँ कोई मसला है वो ज़रूर पूछिएगा, मैं इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। तो आज के दिन के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर ऑल।